हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के कीवर्ड्स को हम लोग देख रहे थे, जिसका ये हमारा 17th पार्ट है। अब इसमें देखिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 202 की आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। इस धारा का उद्देश्य परिवाद की सत्यता का पता लगाना है। मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करना स्थगित कर स्वयं मामले की जांच कर सकता है या अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है। जांच में यदि मजिस्ट्रेट सही समझता है तो साक्ष्यों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। बात करते हैं 204 की। 103 देख लेते हैं, परिवाद का खारिज किया जाना। और फिर है अध्याय 16 है, चैप्टर 16 है, मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। 204 है, आदेशिका का जारी किया जाना। अब बात करते हैं जब अपराध का संज्ञान, आदेशिका का जारी किया जाना जब अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हो तो वह समन मामले में अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन जारी करेगा। वारंट मामले के वारंट में यदि उचित प्रतीत होता हो तो समन जारी करेगा। मामले में तब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती है। लिखित परिवाद पर समन या वारंट के साथ परिवाद की एक प्रतिलिपि होगी। यदि कोई फीस नियत है तो फीस नियत समय में जमा करने के बाद ही आदेशिका की जारी की जाएगी। लास्ट पॉइंट है, इस धारा की कोई भी बात धारा 87 के उपबंध 87 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब बात करते हैं कि 205 की मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त दे सकना कि प्लीडर हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है, अगर वो है तो उसे अभिमुक्ति मिल सकती है। फिर 206 बात कर रहा है अपराधों के मामलों में विशेष समन हो सकेगा कि छोटे अपराध से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो केवल 1000 रुपये या अनधिक जुर्माने से दंडनीय है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा अपराध नहीं है जो मोटर यान अधिनियम आदि से संबंधित हो। बात करते हैं 207 की। 207 बात कर रहा है अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि देना कि निःशुल्क वो देगा। 208 बात कर रहा है सेशन न्यायालय द्वारा विचारण या अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना अविलंबित निःशुल्क देगा, कंप्लेंट से जो संबंधित है। बात करते हैं धारा 109, जब अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है तब मामले को सुपुर्द करना। अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है वह मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर देगा। जमानत संबंधी उपबंधों के अधीन अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा। मामले से संबंधित अभिलेख उस न्यायालय को भेजेगा। मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की सूचना लोक अभियोजक को देगा। मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की सूचना लोक अभियोजक को देगा। बात करते हैं 210 बात कर रहा है परिवाद वाले मामले में अन्वेषण की जाने वाली प्रक्रिया और उस अपराध के बारे में पुलिस का अन्वेषण। अब बात करते हैं चैप्टर 17 की अध्याय 17 की, जो आरोप बता रहा है, आरोपों का प्रारूप बता रहा है, जो 211 से 113 तक दिया गया है। देखिए इसमें आरोप की अंतर वस्तु, आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। यदि कानून में उसे कोई भी विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाए। यदि कानून द्वारा कोई नाम नहीं दिया गया है तो उस अपराध की परिभाषा दी जाए। कानून व कानून की वह धारा आरोप में उल्लेखित की जाए। यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है यह माना जाएगा कि आरोपित अपराध बनता है। आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। आरोप में पूर्व दोषसिद्धि का विवरण यदि आवश्यक हो तो उल्लिखित किया जाए। बात करते हैं इसमें 212 की समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। और 213 कह रहा है कि कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जाएगी। 215 कह रहा है गलतियों का प्रभाव जब भुलावे में पड़ गया हो। उसके फिर बात कर रहा है 216 बात कर रहा है न्यायालय आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। 217 है जब आरोप परिवर्तित
किया जाता है तब साक्ष्यों का पुनः बुलाया जाना। 218 बात कर रहा है विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप पृथक दंड होगा। 219 बात कर रहा है एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। इस धारा की प्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला है अपराध एक ही प्रकार के हों। दूसरा है ऐसे अपराध 3 से अधिक ना हो। तीसरा है ऐसे अपराध एक ही वर्ष के अंदर किए गए हों तो 3 अपराध का एक साथ आरोप विरचित होगा तथा उनका एक साथ विचारण होगा। अब बात करते हैं 220 हेडिंग बस देखते हैं एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। अब इसके बाद है 221 है जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है तो अनुकल्पता आरोप लगाया जा सकेगा। 222 बात कर रहा है वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। 223 है किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है तो कई व्यक्ति मिलकर एक से अधिक अपराध करते हैं कि किस्म के। बात करते हैं अध्याय 18 का शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचारण। 225 है बात कर रहा है कि विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। 226 है अभियोजन के मामले में कथन का आरंभ किया जाएगा 209 के अधीन। फिर है 227 है उन्मोचन जो डिस्चार्ज। 228 बात कर रहा है आरोप विरचित करने की। 229 है दोषी होने का अभिवचन कि न्यायाधीश उस अभिभाग को लेखबद्ध करेगा और उसे आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो। 230 बात कर रहा है अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख आदेश का जारी करेगा। तारीख के लिए चीज पेश करने के लिए आदेश का जारी कर सकता है। फिर है 232 है दोष मुक्ति है एक्विटल है। 233 है प्रतिरक्षा का आरंभ करना कि अगर व्यक्ति दोष मुक्त नहीं हुआ है प्रतिरक्षा आरंभ करना चाहता है तो वो कर सकता है। लिखित कथन देता है न्यायाधीश को अभिलेख में फाइल करेगा। फिर है 234 है बहस। 235 है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय देगा। 236 है पूर्व दोष सिद्धि है। और फिर 237 है कि धारा 199(2) के अधीन संस्थित मामलों में क्या प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं चैप्टर 19 की मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण का पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले 238 है धारा 207 का अनुपालन करेगा। फिर है 240 आरोप विरचित करना। 243 है प्रतिरक्षा का साक्ष्य है। 244 अभियोजन का साक्ष्य है। 245 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। विचारण की समाप्ति। 248 है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। 249 है परिवादी की अनुपस्थिति पर क्या प्रक्रियाएं होंगी। 250 है उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। बात करते हैं चैप्टर 20 की मजिस्ट्रेटों के द्वारा समन मामलों का विचारण जो 251 से 255 तक दिया गया है। 251 अभियोग का सारांश बताया जाएगा। 252 है दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध उसे कर दिया जाएगा। और 253 है छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध किया जाएगा। 254 कह रहा है कि प्रक्रिया जब दोष सिद्ध न किया जाए तो वह पूर्वापेक्षा कर सकता है प्रयोजन के लिए और उसको प्रतिरक्षा कर लेने के सिवाय अग्रसर होगा। फिर 255 है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि है। 256 है परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु है। 257 है परिवाद का वापस लेना। 258 बात कर रहा है कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति है। 259 बात कर रहा है समन मामलों को वारंट मामले में परिवर्तन करने की न्यायालय की शक्ति की 6 माह से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है तो मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है तो वो परिवर्तन कर सकता है। बात करते हैं चैप्टर 21 की संक्षिप्त विचारण की जिसमें 260 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति किसको है। कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, महानगर मजिस्ट्रेट को, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया हो, जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय न हो, 2000 रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। और फिर है 261 है द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाना जो 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय है। ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण किसी अपराध को करने के प्रति संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान करता है। 262 कह रहा है संक्षिप्त विचारण की क्या प्रक्रिया होगी। समन मामलों के विचारण के लिए भी निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।
फिर है 263 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख, मामले का क्रम, संख्या है, अपराध के किए जाने की तारीख, रिपोर्ट, परिवार आदि, नाम, उसके माता पिता इत्यादि का दिया जाएगा। 264 है संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय दिया जाएगा। 265 है अभिलेख और निर्णय की भाषा। अब आते हैं चैप्टर 21A में अभिवचन का संपर्ण। 265 का अध्याय का लागू होना। यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध कि पुलिस थाना प्रभारी अधिकारी को आख्या में है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक की अवधि कारावास से तत्समय प्रवृत्ति में या मजिस्ट्रेट द्वारा आजीवन कारावास इत्यादि से रिलेटेड हैं। जो भी स्त्री के विरुद्ध या ऐसा अपराध किसी स्त्री के विरुद्ध या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध कारित किया गया है। बात करते हैं 265 खा की। इसमें 265 की क्या बात कर रहा है? सौदा विवाद यानी प्ली बार्गेनिंग। सौदा विवाद क्या है? अभियुक्त स्वेच्छा से न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। अभियुक्त शिकायतकर्ता को प्रतिकर या भुगतान करने का समझौता कर लेता है। तब अभियुक्त को बहुत कम सजा का प्रोबेशन पर मुक्त कर दिया जाता है। किन अपराधों में सौदा अभिवाक लागू होगा? ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, जो अपने महिला या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध ना हो। ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित न करता हो। उस अपराध में अभियुक्त की पूर्व दोष सिद्धि न हो। सुलह समझौते के आधार पर मामले का निपटारा। अभियुक्त एवं अभियोजन या परिवादी द्वारा तय किए गए समाधान पर न्यायालय निम्न तरीके से मामले का निपटारा करेगा। न्यायालय समझौते के अनुसार पीड़ित को प्रतिकर देने का आदेश कर सकता है। अभियुक्त को भर्त्सना के वाद परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। अभियुक्त को प्रथम अपराधी मानकर परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। न्यूनतम दंड के आधे दंड से अभियुक्त को दंडित कर सकता है। जहां न्यूनतम दंड नहीं है वहां उपबंधित दंड के 1/4 भाग के दंड से दंडित किया जा सकता है। आई होप गाइज आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। इसके आगे के सेक्शंस को हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं बस। ऐसे मामले में न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। मामले में कोई अपील नहीं होगी। कार्यवाही में किए गए अभियुक्त के कथन का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं होगा। अध्याय 22 कारागारों में निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी का उपबंध करता है। बाकी के सेक्शंस को नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं गाइज। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज।